हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है? मैंने ना एक्चुअली माइक चेंज किया है, मुझे एक बार बता दो। ओके। गोपाल, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं, सुबह शाम का कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। अच्छा, नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे एक एक बार चैट में अपने मार्क्स भी भेजो, ठीक है, जितने भी बन रहे हैं। मतलब जिन्होंने मुझे नहीं बताया अभी तक, मुझे प्लीज़ शेयर करो, आई विल गेट एन आइडिया। हाँ, अब तो क्लोज हो गया ना, कल तक था वो। यार कमाल है, आप में लोगों ने चेक भी नहीं किया। सही है। ओके। गोपाल, एक्सपेंसिव मतलब? यू मीन की करेक्शंस बहुत सारी थी? अच्छा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ना डिवाइड कर लेंगे। मतलब सबको सेम क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम विल प्लान समथिंग कि हर कोई एक एक भेज दे। वो मतलब बात तो सेम ही है। ओके, तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। मुझे बताओ बच्चों, रिजॉल्विंग पावर पे थे हम, क्या समझ आता है इससे? कि इन्होंने ना बच्चों इस बार एक और चेंज किया, जेई मेन ने। अ, पहले ये होता था कि अगर आपकी करेक्शन एक्सेप्ट हो गई तो वो पैसे रिफंड हो जाएंगे आपके। इस बार इन्होंने नॉन रिफंडेबल कर दिया। तो इन्होंने कहा जहाँ पैसे कमा सकते हैं वहां तो कमाओ, क्या चक्कर है।
कि लोग भर तो देंगे ही सारे टेंशन में 200 200। हाँ सही है ना, फिर तो जान के ही गलतियां कर दो। फेल के पैसे कमा सकते हो। नहीं बच्चों, बट एक बात समझो आप, ये जो सिस्टम है ना प्रेजेंट, जी जैसे आपने रियलाइज किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ था कि राउंड ऑफ करो, कुछ क्वेश्चंस में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो इसका क्या सिस्टम है ना, मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट दे डू इज कि जैसे एनटीए कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हायर कर लेती है। मान लो उन्होंने फिजिक्स में 10 टीचर्स को हायर कर लिया, ठीक है। वो उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें 50,000 60,000 क्वेश्चन दे दो बना के। हर टीचर को फिक्स कर दिया कि भाई मान लो 10 टीचर हैं, हर किसी ने 5,000 क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है, डिवाइड कर दिया चैप्टर वाइज या जो भी करके। तो उन्होंने कहा कि आप हमें 50,000 क्वेश्चन दे दो। तो इससे क्या फायदा होता है कि जैसे मान लो उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे कहा कि काइनेमेटिक्स के आप 5,000 क्वेश्चन दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 10 बुक्स उठाई, 10 बुक्स के उनको क्वेश्चन उठा के दे दिए। तो अब क्या मुझे पेपर पता है? मुझे तो सिर्फ ये पता है कि यार काइनेमेटिक्स के उन 10,000 में से कोई एक आएगा, तो मैं उसको लीक भी क्या करूंगा, क्वेश्चन को, राइट। तो अब वो 50,000 क्वेश्चन जो उनके पास इकट्ठे हुए, उनमें से एग्जाम डे वाले दिन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता। मतलब वो उसी दिन रैंडमली पिक होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसीलिए इतनी वेरिएशन होती है। आप देखो सेट टू सेट कि कहीं पे कुछ आ गया, कहीं पे थ्योरेटिकल आ गया, कहीं पे कुछ बहुत टफ आ गया, कहीं पे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो उस चीज पे कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए मतलब अब पेपर की मतलब रैंडमनेस बहुत बढ़ गई है। यस, रिजल्ट सेट वाइज आता है, मतलब पेपर वाइज परसेंटाइल आती है। तो इसका एक और रीजन भी है बच्चों। अगर कोई मान लो कोई ये भी कह दे कि उसने एनटीए के सर्वर को हैक कर लिया, राइट, तो उसको भी क्या मिलेगा, उसको 50,000 क्वेश्चंस का डेटाबेस मिलेगा। उसका वो क्या करेगा, है ना, क्योंकि फाइनली क्वेश्चंस जो आने हैं वो तो किसी को भी नहीं पता। तो दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम जिससे कि मतलब कोई मतलब पेपर में लीकेज नहीं हो सकती। वेटेज भी मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम होती है, ब्रॉडली सेम होती है। मतलब आप कह लो कि यूनिट वाइज वेटेज सेम होती है। ओके, चलो बच्चों, कमिंग बैक टू रिजॉल्विंग पावर, हमने ये समझा था कि हर डिवाइस की एक लिमिटेशन होती है कि वो असली में सारी रेस को एक पॉइंट पे नहीं कन्वर्ट कर पाता। तो पॉइंट नहीं बनता, डिस्क बनती है, करेक्ट। तो अगर डिस्क बनती है तो फिर उस कारण से अगर हमें स्टिल दो पॉइंट्स को बिल्कुल मतलब डिस्टिंक्टली देखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि वो दो पॉइंट्स जो एंगल सबटेंड करें, दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है। सो यू कांट अप्लाई मच लॉजिक हियर। दिस इज जस्ट मतलब एक आप कह लो कि फॉर्मूला ही है जो हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो इसके बेसिस पे बच्चों हम बात करते हैं
सबसे पहले रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, तो हम ये ऊपर वाला ही रिजल्ट यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज करें तो ये आ गया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाय। अब बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताना, अगर हम ये चाहते हैं कि एक टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि डेल्टा थीटा कम हो या ज्यादा हो? ध्यान से सोचना। और आंसर चाहिए भाई मुझे। तो बच्चों ध्यान से सोचो, वो कम होना चाहिए, है ना। अगर रिजॉल्विंग पावर बेटर होएगी, हम चाहते हैं कि यार, अगर हम कहते हैं कि एक डिवाइस है उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि कोई दो पॉइंट्स जो बहुत कम एंगल भी सबटेंड कर रहे हैं वो उनको भी अलग अलग दिखा रहे हैं हमें, है ना। तो तो आप समझ सकते हो कि वो 1/डेल्टा थीटा के प्रोपोर्शनल होएगी, जो कि आप समझ सकते हो कि a/लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। तो अब बच्चों क्या होता है कि टेलीस्कोप के केस में जो कोई डिस्टेंट स्टार है उससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। वो तो अब जो है वो ही रहेगी। तो जो रिजॉल्विंग पावर है, हम कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गई। ए क्या था? अपर्चर। तो बच्चों दिस इज एग्जैक्टली वाई वी प्रेफर टेलीस्कोप विथ लार्ज अपर्चर। अंडरस्टूड बच्चों? ये मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पहले कहीं ना कहीं आया भी था, तब मैंने आपको कहा था कि अभी समझ नहीं आएगा। तो तो अब आपको बच्चों क्लियर हो गया कि टेलीस्कोप की हम अपर्चर ज्यादा चाहते हैं। देखो बच्चों, अपर्चर ज्यादा का क्या मतलब हुआ कि लेंस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली वाई बच्चों, अब से ध्यान से समझना, कि जैसे अब टेलीस्कोप तो कहने को एक पतला सा भी होता है जो आप अपने मतलब साथ लटका के कहीं भी लेके जा सकते हो, बट जो मतलब स्पेस एजेंसीज या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, दोज आर ह्यूज टेलीस्कोप्स जो कि पूरी बिल्डिंग की छत को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। उनको दे आर नॉट पोर्टेबल टेलीस्कोप्स की जिनको आप जेब में डाल के ले जाओगे, समझ रहे हो। तो वो इतने बड़े क्यों होते हैं? बिकॉज हमें उनका अपर्चर ज्यादा चाहिए, तभी हमारे को जो इतने दूर के स्टार्स हैं वो क्लियरली नजर आएंगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो इसके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसका रिजल्ट बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट आता है, वो भी हमें मतलब उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा होता है कि अगर मान लो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एंगल बीटा समझो बच्चों, बीटा क्या है, 2 बीटा जो हुआ दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय। बच्चों मुझे फटाफट बताओ कि ऑब्जेक्ट के पास वाला जो लेंस है वो कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव या आईपीस? बहुत आसान है ना, ये तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों माइक्रोस्कोप के केस में वी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट डी मिन। डी मिन का क्या मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स टू बी सीन डिस्टिंक्टली। ठीक है, अगेन बच्चों ये बताओ, अगर हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है तो हम क्या चाहेंगे कि डी मिन कम हो या ज्यादा हो? कम हो, है ना। तो बच्चों दिस टर्न्स आउट टू बी, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बस ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू साइन बीटा 0.61 लैम्डा। अच्छा बच्चों जिनके सेट में आया था नॉन मेड, डिड यू रियलाइज कि जो मैंने एक क्लास ली थी वो जीना डायोड वाली, उस एक क्लास से ही 2 क्वेश्चन आए हुए थे। कोई था ऐसा बच्चों? मुझे सेट नहीं याद किस डेट को था, उस दिन वाले में मतलब 2 क्वेश्चन आए थे जीना डायोड के, एक तो उसकी डोपिंग पे बेस्ड और एक उसके सर्किट में कि जैसे हमने क्लास में किया था। तो बच्चों मतलब जब इतना रैंडम होना, सो यू नेवर नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट।
ओके, तो बच्चों ये रिजॉल्विंग पावर बन जाती है ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आपको बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फाइनली आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो माइक्रोस्कोप के केस में बच्चों अब आप सोचो कि हाउ कैन यू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक ये थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, प्लीज क्लैरिफाई। ये जो म्यू होता है, दिस इज नॉट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब ये जो एरिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। तो यहां से आप बच्चों देख सकते हो कि जो रिजॉल्विंग पावर है इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। या तो आप म्यू को इंक्रीज कर लो, या आप साइन बीटा को इंक्रीज कर लो, या आप लैम्डा को कम कर लो, राइट। बच्चों म्यू को कैसे इंक्रीज करते होंगे। ये बच्चों हम क्या करते हैं, मेडिकल वाले बच्चों आपको शायद थोड़ा सा और इंटरेस्ट करेगा, नॉन मेडिकल वालों ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को देखा होगा। बच्चों जैसे अगर हम कभी लैब में किसी क्लिनिकल लैब में जाते हैं टेस्ट करवाने, ठीक है, जैसे मान लो आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, आपने अपने वो टीएलसी डीएलसी एक्सेट्रा कुछ भी चेक करवाना है, तो आपको ख्याल है कि वो आपके ब्लड सैंपल की स्लाइड बनाते हैं, है ना। तो बच्चों व्हाट दे डू इज कि जैसे मान लो ऐसे एक स्लाइड बना ली, ठीक है, जिसके ऊपर आपके ब्लड का कुछ स्टेन है। तो क्या करते हैं वो कि इस स्लाइड के ऊपर वो एक कोई लिक्विड होता है, चाहे ऑयल कह लो, एक ऑयल का ड्रॉप डाल देते हैं, और फिर जो माइक्रोस्कोप है उसको इसके साथ चिपका देते हैं, स्लाइड के साथ। कभी देखा है बच्चों ऐसा होते हुए। हाँ, जो इसके ऊपर लगाते हैं उसको कवर स्लिप कहते हैं, यस। तो बच्चों बताओ मुझे कि जो मैंने आपको बताया, आ, इससे क्या क्या फायदा हो गया। एक तो जब आपने अपने लेंस को बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास चिपका दिया तो आपका बीटा बढ़ गया, मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी बढ़ सकता है ना। और एक आपने बीच में ऑयल डाल दिया, उससे आपका म्यू बढ़ गया। नहीं नहीं, सी अंडरस्टैंड, ये भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज लैम्डा बच्चों। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। मतलब जो माइक्रोस्कोप के लैंप से लाइट निकल रही है
उसकी वेवलेंथ है। एंड दिस इज इन एयर। तो बच्चों आप समझ गए म्यू कैसे बढ़ाया जाएगा, ऑयल लगा के, साइन बीटा कैसे बढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव को पास लाके। तो बच्चों आप ये समझ सकते हो कि इन तीनों क्वांटिटीज की अपनी अपनी लिमिटेशन है ना। अब म्यू तो अब डिपेंड करेगा आपके पास कैसे मटेरियल है, उसके हिसाब से ही आप उतना म्यू बढ़ा सकते हो। साइन बीटा तो भाई मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। सिमिलरली जो लैम्डा है उसको भी आप उतना की कम कर सकते हो जिससे आपको एटलीस्ट ऐसी लाइट तो मिले जिससे आपको क्लियरली दिखे, है ना। तो हर क्वांटिटी की अपनी अपनी लिमिटेशन है, तो हम इन तीनों को चेंज करके जितना भी पॉसिबल होता है हम उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएंगे। जैसे अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई कैसी वेवलेंथ यूज करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली कम वेवलेंथ यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब वहां पे ज्यादा रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी आपको, राइट। तो बच्चों एक ना हम बात बोलते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है। व्हाट वी से इज कि जो एक माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप का काम होता है मैग्नीफाई करना, करेक्ट। टेलीस्कोप का क्या काम होता है? क्या टेलीस्कोप मैग्नीफाई करता है? नहीं, है ना। टेलीस्कोप तो क्या करता है, बस हमें मतलब जो भी दूर के पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग दिखा देता है। तो बच्चों याद करो, जब हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, मैंने आपको बताया था कि फाइनली तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का काम होता है कि विजुअल एंगल को बढ़ाना, है ना। याद है, दोनों एंगल बढ़ाते हैं। माइक्रोस्कोप एंगल कैसे बढ़ाता है? माइक्रोस्कोप एंगल कैसे बढ़ाता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर कर देता है ना। मतलब सी, ये ऐसे दो पॉइंट्स, ये मान लो आपकी आई, आई पे एंगल बढ़ाना है। अब आई पे एंगल बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? या तो आप स्मॉल डी को बढ़ा दो, या आप कैपिटल डी को कम कर दो, है ना। तो माइक्रोस्कोप ये वाला काम करता है, टेलीस्कोप ये वाला काम करता है। अंडरस्टूड। मतलब ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी वेग सी है ना। क्योंकि कहने को तो आप ये कह सकते थे कि फाइनली तो दोनों केसेस में ही हमें पॉइंट्स डिस्टिंक्टली नजर आ रहे हैं, तो दोनों में ही रिजॉल्व तो हो गया, है ना।
बट बस हम मैग्नीफाई को पर्टिकुलरली इसके लिए यूज कर रहे हैं जहां पॉइंट्स को दूर कर दिया, तो इसलिए हम ऐसे बोल देते हैं कि माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब आई एम टेलिंग यू द स्टेटमेंट ओनली बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, कि अगर आपको सीधा सीधा पूछ ही लिया तो आपने ये आंसर मार्क करना। और फंडामेंटली दोनों क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हो? फंडामेंटली तो दोनों ही एंगल को बढ़ा रहे हैं, राइट? यस बिल्कुल, वही अक्षता जो आप कह रहे हो। Next बच्चों, we talk about again another formula which tells us about the validity of ray optics. तो बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लो एक बीम है, वो ऐसे एक ऑब्स्टिकल के थ्रू पास कर रही है, एंड वी नो कि वो यहां से डिफ्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। मतलब ये देखने में लग रहा है कि कितना रेस फैल गई, बट असली में ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा होता है। तो बच्चों ये बात तो पक्का है कि जितना ये हमारा डिस्टेंस z बढ़ता जाएगा ऑब्स्टिकल से, उतना रेज ज्यादा फैलती जाएंगी। मानते हो? तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, मतलब बच्चों अब हम जो समझना चाह रहे हैं ना वो ये है कि भाई हमने कहा कि लाइट को रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं, फिर हमने कह दिया कि नहीं जी वेव ऑप्टिक्स होता है, तो लाइट, कभी हम कहते हैं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ रे, कभी हम कहते हैं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, करेक्ट? तो हम ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि कहां तक आप ये मान सकते हो कि लाइट रे की तरह बिहेव करती है, और कहां तक आप ये मान सकते हो कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि भाई मान लो आप ये समझ रहे हो कि रे ऑप्टिक्स के हिसाब से तो लाइट को बीम की तरह ही ट्रैवल करना चाहिए था। रे ऑप्टिक्स तो डिफ्रैक्शन नहीं समझा सकती थी, बट वेव ऑप्टिक्स कहती है कि भाई नहीं जी रेस फैलेंगी, राइट? तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई कितने डिस्टेंस तक ऐसा है कि जो रेस फैली हैं, फैल तो रही हैं ये हमें पता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बट हम कह रहे हैं कि चलो कितने डिस्टेंस तक ऐसा है कि जो फैली भी हैं वो इतनी कम फैली हैं कि हम स्टिल उसको एज अ बीम ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम उसको रे ऑप्टिक्स का पार्ट ही मान सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस डिस्टेंस z को हम कहते हैं एज फ्रेस्नल डिस्टेंस। ये क्या है कि डिस्टेंस टिल विच जो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट है इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स कि वो वाला डिस्टेंस जहां तक रे ऑप्टिक्स इज स्टिल वैलिड। ओके,
तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये ए हो गया बच्चों अपर्चर साइज। तो ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्डा। अगेन बच्चों, ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है हमें। तो होता क्या है बच्चों कि नॉर्मली अगर आपका लैम्डा कम भी है, मतलब लैम्डा आपका मिलीमीटर सेंटीमीटर के ऑर्डर का है भी, तो डिनोमिनेटर में तो लैम्डा आ गया, और लैम्डा तो आपका बहुत छोटा होता है, राइट? तो z की वैल्यू ठीक ठाक आ जाती है, समझ रहे हो? तो इसलिए जितने भी बड़े डिस्टेंसेस हैं, उन सारे बड़े डिस्टेंसेस में तो हम हम रे ऑप्टिक्स मान सकते हैं। मतलब डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स वगैरह सिग्निफिकेंट तभी होते हैं जब आपके डिस्टेंसेस बहुत ही छोटे होते हैं। इफेक्ट कौन सा? डिफ्रैक्शन का। मतलब मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल सिनेरियो में जो लैम्डा होता है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है ना? तो जो आपकी z की वैल्यू आती है वो ठीक ठाक आ जाती है। तो मतलब अगर वो z की वैल्यू ठीक ठाक आ गई तो इसका मतलब रे ऑप्टिक्स से काम चल जाएगा ना आपका। कब काम नहीं चलेगा आपका रे ऑप्टिक्स से? जब z की वैल्यू बहुत कम होएगी, है ना? तो इसीलिए हमारे को, मतलब जो भी ये डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस फिनोमिना है जो कि मतलब वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन कर पाती है, वो हमें माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा की हेल्प से ही ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। क्योंकि नॉर्मल आई जो डिस्टेंसेस ऑब्जर्व कर पाती है, वो डिस्टेंसेस तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस से ज्यादा ही होते हैं। समझ गए? ओके। तो जो नेक्स्ट फिनोमेना आता है पोलराइजेशन। ठीक है, दिस इज द लास्ट फिनोमेना ऑफ दिस चैप्टर जो हमें समझना है। तो जो पोलराइजेशन फिनोमेना को समझने के लिए लेट अस रिकॉल दैट लाइट एक ईएम वेव है है ना? उस ईएम वेव की खासियत क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होती है वो बच्चों किसके अलोंग होती है? ई क्रॉस बी, है ना?
तो बच्चों अब क्या होगा, फॉर द टाइमिंग हम जो आगे बात करेंगे, आप सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे को ई वेक्टर पता है तो हम बी वेक्टर तो उसके परपेंडिकुलर बना ही लेंगे, है ना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बच्चों अब इमेजिन करो कि एक कोई ईएम वेव है जो आपकी तरफ आ रही है। याद करो, डॉट का क्या मतलब होता है, टुवर्ड्स यू, है ना। तो बच्चों अगर कोई ईएम वेव है जो आपकी तरफ आ रही है, मतलब कि जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई दैट इज टुवर्ड्स यू और आउट ऑफ प्लेन, सो टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आप ये सोच पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लेन में कहीं को भी हो सकती है ना। तो जहां को भी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और उससे ई क्रॉस बी जो है वो आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। क्या बच्चों ये बात समझ आ गई। ओके, तो बच्चों अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं क्या होता है। तो बच्चों अगर तो कोई ईएम वेव ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। इस वाले केस को हम कहते हैं एज अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो बच्चों जो हमारे पास आसपास मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं कि जैसे हमने बल्ब ऑन किया, कार की हेडलाइट ऑन की, या सन से जो लाइट आ रही है, इन सब में ऐसा ही होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। मतलब जिसपे हमने कुछ अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, एक लाइट जो नेचुरली आ रही है, दैट लाइट इज ऑलवेज अनपोलराइज्ड। ओके, अब बच्चों इमेजिन करो कि मैंने ये जो लाइट, यस नेचुरल लाइट इज ऑल्सो अनपोलराइज्ड, ठीक है। अब बच्चों इमेजिन करो कि ये जो लाइट आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कोई एक फिल्टर लगा दिया, ठीक है। ये कोई एक फिल्टर है, ठीक है। कैसे बना, डोंट बॉदर। आप सोचो कि ये जो फिल्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फिल्टर कर देता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वही वाले वेक्टर्स को अपने थ्रू पास करने देगा जो वर्टिकल है, ठीक है। तो अब बच्चों जब लाइट ऐसे किसी फिल्टर के थ्रू पास कर गई, ठीक है, तो अब आपके पास
जो लाइट आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स सिर्फ वर्टिकल हो गए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है, तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड। ठीक है बच्चों, तो सबको क्लियर हो गया कि व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट? नहीं नहीं, वर्टिकल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है तो पोलराइज्ड है, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो पोलराइज्ड है। ठीक है, इसमें बच्चों हम एक और टर्म भी बना लेते हैं, जो आप कह लो कि इन दोनों का मिक्सचर है, उसको हम कहते हैं कि पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड का क्या मतलब होगा? देखो पोलराइज का क्या मतलब है, पोलराइज का मतलब तो ये है कि जब ई सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, पार्शियली का मतलब ये है कि जब ई जो है मल्टीपल डायरेक्शंस में प्रेजेंट है, मतलब सब में नहीं है बट मल्टीपल में। समझ गए? मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो लाइट तो, जैसे मैंने जो ऊपर वाला केस बनाया है, तो जो लाइट तो फिल्टर के थ्रू पास कर गई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हुई पोलराइज लाइट। एक बार इमेजिन करो, जो लाइट फिल्टर के पीछे रह गई वो कैसी लाइट है? वो ऐसी लाइट है जिसमें कि बस वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, उसके अलावा हर डायरेक्शन में है ना? तो उसको हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है ना, फिर से समझ लो, अनपोलराइज मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, पोलराइज मतलब जब एक ही डायरेक्शन में है,
पार्शियली पोलराइज मतलब जब मल्टीपल डायरेक्शंस में है लेकिन हर डायरेक्शन में नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो ना कि बेसिकली पार्शियल मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच की सिचुएशन हो गई। ओके बच्चों, यहां से मुझे एक बात सोच के बताओ, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके हिसाब से, क्या हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों को पोलराइज कर सकते हैं या कोई लिमिटेशन होगी? ध्यान से सोचना। ऊपर वाले फिगर्स को देख के बताओ मुझे बच्चों, क्या ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों को पोलराइज किया जा सकता है या कोई लिमिटेशन होगी? ओनली ट्रांसवर्स, है ना? मतलब इट इज नॉट अबाउट कि लाइट ट्रांसवर्स है इसलिए, बट ये जो कंसेप्ट है ये तभी लग सकता है ना जहां पे कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो वेव के प्रोपगेशन के। तो लेट्स रिमेंबर दिस कि only transverse waves can be polarized. ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं, बच्चों ये तो हमें समझ आता है कि जब लाइट पोलराइज होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
है ना। तो बच्चों क्या होता है, मैं आपको ब्रीफ सा आइडिया दे रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, प्रेजेंटली इसका एम्पलीट्यूड ए इस तरफ है, आप इसको ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग पोलराइज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बताओ इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है जो पास कर जाएगा। ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, आई एम अज्यूमिंग हॉरिजॉन्टल, ये मतलब हॉरिजॉन्टल फिल्टर अज्यूम कर रहा हूं मैं कि इसके अलोंग पोलराइज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है। अब बच्चों यहां से मुझे बताओ कि इसने इंटेंसिटी ट्रांसमिट कितने की इस सिंगल वेक्टर ने। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आई कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, है ना। अब अगर हम बात करें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे, यस ए इज एम्पलीट्यूड, यस। तो अगर अब हम एवरेज इंटेंसिटी निकालें तो वो क्या हो गया, आई इंटू एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद करो। मैं हमेशा जान के बताता होता था आपको कि कॉस थीटा की क्या एवरेज होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की क्या एवरेज होती है ना। वो ऐसे ही कुछ जगहों के लिए था। बताओ भाई। सरप्राइजिंगली सारे मेडिकल वालों ने आंसर किया है, नॉन मेडिकल वाले किसी एक ने नहीं आंसर किया। बेशर्मो। मतलब अगर आप cos स्क्वायर थीटा डी थीटा की एवरेज वैल्यू निकालो फ्रॉम इन वन साइकिल, नॉन मेड किसी काम के नहीं हो तुम। एक ने नहीं आंसर किया। कैलकुलेट करके ही बता दो निकम्मो। तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। कहाँ यूज करते थे, आरएमएस, यस। तो बच्चों मतलब क्या समझना है हमें, कि जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज कर देते हैं
ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है वो हाफ रह जाती है उसकी। ठीक है, तो इंटेंसिटी कम होएगी, ये तो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ही मिस हो गए, है ना। कितनी कम होएगी ये हमने बता दिया कि हाफ रह जाती है। बताओ इस बात को हम कहाँ यूज करते होंगे कि इंटेंसिटी कम रह जाती है पोलराइज करके? तो बच्चों आपने, मतलब जैसे अगर आप कभी गॉगल्स बाय करने जाओ तो सनग्लासेस में आप देखोगे कि कई बार टर्म यूज होती है पोलरॉइड। सुना है कभी? तो जिस केस में मतलब जो सन ग्लासेस होते हैं वो पोलराइड्स होते हैं, तो उस केस में ऐसा होता है कि बेसिकली वो लाइट को पोलराइज कर देते हैं। तो मतलब जो सन ग्लासेस से लाइट पास होएगी उसकी इंटेंसिटी हाफ रह जाती है। तो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए सनलाइट में देखना। ओके, अब बच्चों ऊपर वाला केस तो हमने किया जब हमने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरा केस करते हैं कि जब हम पोलराइज लाइट को ही किसी और डायरेक्शन में पोलराइज कर दें। ठीक है ना, आई थिंक बहुत सिंपल है। ऊपर वाले केस से अगर हम देखें कि भाई मान लो पहले सारे वेक्टर्स इसके अलोंग है, बाद में मान लो आपने इसके अलोंग पोलराइज कर दिया, तो बिल्कुल ऊपर वाले कंसेप्ट उठाना है। तो बेसिकली जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है वो a cos थीटा हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला ही केस उठा के बच्चों मुझे बताओ व्हाट इज द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। जो हमने अभी ऊपर लिखा, आई cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये फिक्स थीटा ही है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बच्चों, लाइट को पोलराइज करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड है कि जब आपने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिया, ठीक है,
तब इंटेंसिटी को क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। ठीक है, हाफ हो जाएगी, डिक्रीज नहीं, हाफ हो जाएगी। दूसरा केस है कि जब लाइट किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, उसको आपने किसी और डायरेक्शन में पोलराइज कर दिया, तब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसको कहते हैं हम एज मैलस लॉ। बट बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, कि कंफ्यूजन ये हो जाती है कब इंटेंसिटी को हाफ करना है और कब उसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, अगर तो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, उसको आपने पोलराइज कर दिया, किस डायरेक्शन में पोलराइज किया हार्डली मैटर्स, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाय 2। अब जो पोलराइज्ड लाइट है, अगर आपने उसको फर्दर पोलराइज कर दिया अलोंग सम अदर डायरेक्शन, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस। क्या बच्चों ये बात समझ आ गई? बच्चों देयर इज अ 99% चांस कि अगर पोलराइजेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आना है, वो इस चीज पे बेस्ड आएगा। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर किसी एक सेट में आया भी था, नॉन मेड। समझ आई बात बच्चों? एक सेकंड, कार का नंबर नहीं। थीटा क्या है, थीटा मतलब अगर आपके पास लाइट पहले किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज हो गई, मतलब सेकेंड स्टेप पे आपने मान लो इस डायरेक्शन में पोलराइज कर दी, तो थर्ड स्टेप में जिस और डायरेक्शन के साथ पोलराइज की, मतलब जो सेकंड स्टेप में पोलराइजेशन है और जो थर्ड स्टेप में पोलराइजेशन है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। समझ आया बच्चों? मतलब जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो, आपने जब पोलराइज किया तो किसी भी एक डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है, जब आपने उसको फर्दर पोलराइज किया किसी और डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन का पहली वाली डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा था थीटा, उसके cos स्क्वायर थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ओके, तो अब हमने ये पढ़ लिया है कि पोलराइजेशन का इंटेंसिटी से मतलब
पोलराइजेशन का इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बस हमें जो पढ़ना है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कि हम पोलराइज कर कैसे सकते हैं। तो इसके बच्चों 2-3 मेथड्स हैं। एक तो है अगर हम कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को यूज करें। ठीक है, ये बच्चों आपको ख्याल होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आप पढ़ते ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जिसमें आप कहते हो कि एक ने एक तरफ रोटेट कर दिया, एक ने दूसरी तरफ रोटेट कर दिया, और जो भी होता है, राइट। हाँ, वो जो होता है कुछ डेक्स्ट्रोली वो। हाँ, तो मतलब देयर आर सर्टेन मटेरियल्स जो कि जिनके थ्रू जब आप लाइट को पास करते हो तो उनको पोलराइड्स कहते हैं बच्चों। तो वो लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट करेंगे, तो इसलिए लाइट पोलराइज हो जाएगी। तो इसका बच्चों वन सच एग्जांपल इज टॉर्मोलिन क्रिस्टल। तो बच्चों इसमें ऑब्वियसली अब आप ये तो याद नहीं रख सकते कि अगर हम कहें कि हर टाइप का मटेरियल भी पोलराइज होगा नहीं होगा, क्या है, कौन सा करेगा। बट आप ये याद रखो कि अगर कोई क्वेश्चन में कुछ ऐसे अजीब सा दिया हो ना मटेरियल, और कुछ पूछा है, तो इसका मतलब समझ लो कि बस वो पोलराइजेशन ही है। ठीक है, कि अगर कुछ भी ऐसा कहा है कि लाइट को एक क्रिस्टल के थ्रू पास करवाया और अब बताओ क्या हो रहा है, तो वो क्वेश्चन मतलब पोलराइजेशन पे ही बेस्ड है। तो बच्चों यहाँ पे ना हम एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा है उसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे बच्चों मान लो मैंने एक डिस्क ले ली किसी एक ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल की, ठीक है, पोलरॉइड की। हमने इसके थ्रू अनपोलराइज लाइट पास करवाई, इससे जो लाइट निकली दैट इज पोलराइज लाइट। और अब बच्चों हमने सेम मटेरियल यूज किया है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, सेम डिस्क यूज की है, बस हम फर्स्ट वाली को बोलते हैं एज पोलराइजर, सेकंड को हम बोलते हैं एज एनालाइजर। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है बच्चों, बस जो मतलब आप ये समझ रहे हो कि पहली वाली डिस्क क्या कर रही है, उसने तो पोलराइज कर दिया, अनपोलराइज को पोलराइज किया है। जो दूसरी डिस्क है वो क्या कर रही है, वो एक डायरेक्शन वाली पोलराइज को किसी और डायरेक्शन में पोलराइज कर रही है, इजंट इट।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस साइड से हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं एनालाइजर। तो अब बच्चों क्या होता है, जिस डायरेक्शन के अलोंग पोलराइजेशन होती है ना, जैसे मैंने सबसे पहले वर्टिकल के अलोंग दिखाया, बाद में हॉरिजॉन्टल के अलोंग दिखाया, उसको हम वैसे कहते हैं एज एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। तो जो भी कोई मटेरियल होता है, जो भी कोई पोलरॉइड होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन होती है, राइट, जिसके अलोंग वो बेसिकली पोलराइज करेगा, राइट। तो मैं ऐसे ही बच्चों मतलब मान लो ड्रॉ कर रहा हूं वो एक्सेस। तो जैसे मान लो मैंने अभी इस फिगर में शो कर दिया कि दोनों वर्टिकली हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम एनालाइजर को रोटेट करते हैं। तो जैसे जैसे हम एनालाइजर को रोटेट करेंगे तो दोनों की एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता जाएगा, वही थीटा जो हम पहले बात कर रहे थे। तो जैसे जैसे हम एनालाइजर को रोटेट करते हैं तो थीटा चेंज करता है। तो अगर थीटा चेंज करेगा तो जो हम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करेंगे वो वेरी करेगी, करेक्ट। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जब एक्सिस परपेंडिकुलर हैं वी गेट जीरो इंटेंसिटी, राइट। तो अगेन बच्चों, दिस इज वन सच फिनोमिना जो कि आप सोच पा रहे हो कि रे ऑप्टिक्स के लिए तो ये बिल्कुल ही उसके सिर के ऊपर से निकल गया कि भाई ये क्या हो गया कि आपने सेम मटेरियल के थ्रू लाइट भेजी और एक से निकल गई और दूसरे से निकली नहीं, उसके आगे आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों आप जितने आगे लगाते जाओगे, मतलब ऐसा नहीं कि एनालाइजर एक लगाना है, आप चाहे आगे 10 एनालाइजर लगा दो, तो वो जितना भी आप एंगल बनाते जाओगे वो सारे बस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। समझ गए? पोलराइजर और एनालाइजर है क्या, बेसिकली एक मटेरियल है, एक पोलरॉइड है और कुछ नहीं। ये समझ गए बच्चों फिनोमेना? ओके बच्चों, दूसरा मेथड होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग।
तो बच्चों आप सबसे पहले ये बताओ स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? जो स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक बीम ऑफ लाइट है, स्कैटर मतलब जैसे जो इंग्लिश डेफिनेशन है वही है कि अगर एक बीम ऑफ लाइट है वो ऐसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू भी पास करती है, तो क्या होगा, वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाएगी लाइट, है ना? इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, तो बच्चों इस केस में इट सो टर्न्स आउट, अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना बियॉन्ड आवर स्कोप, कि इट सो टर्न्स आउट कि द लाइट scattered in direction perpendicular to direction of incident light। ठीक है, ये पोलराइज होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऊपर वाले फिगर की बात करूं तो ये वाली जो डायरेक्शन में लाइट जाएगी दिस इज पोलराइज्ड। ठीक है, वी कांट अंडरस्टैंड हाउ और व्हाई, बस मान लेते हैं। बच्चों आपको ख्याल होगा जो इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, सीवी रमन, वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला था। उसने ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो बच्चों फाइनल मेथड होता है दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ये बच्चों आपको बहुत बार ये सिचुएशन इनडायरेक्टली दी भी गई है आपके बहुत क्वेश्चंस में। इससे बच्चों क्या होता है कि जैसे ये एक बाउंड्री है ऑफ टू मीडिया, आपने लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट किया। ठीक है जी, सो वी नो कि एट एनी बाउंड्री देयर इज रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। तो बच्चों जब ऐसा होता है कि इंसिडेंट लाइट, सॉरी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। याद है बहुत बार ये सिचुएशन दी जाती है आप, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है।
तो इसमें क्या याद रखना है हमें कि जब रिफ्लेक्टेड एंड refracted rays are perpendicular, ये डॉट्स तो नॉर्मल है भाई। ऐसा कब होता है बच्चों? अब तो इस क्वेश्चन का रट्टा लगा होगा आपको। tan इनवर्स म्यू। तो इस केस में बच्चों जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज होती है। ठीक है, एंड वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर कि कैसे पोलराइज होती है। मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इट कंटेन्स E vectors perpendicular to plane of incidence। ठीक है, इसमें सिर्फ ये होता है और कोई नहीं होता। तो ये वाला जो बच्चों लॉ होता है इसको हम ब्रूएस्टर्स लॉ कहते हैं। तो दो लॉज आते हैं यहाँ पे, एक मैलस लॉ था, एक ये ब्रूएस्टर्स लॉ है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बच्चों? तो फाइनली बच्चों इसके जो यूजेस होते हैं पोलराइजर के, एक तो जैसे मैंने आपको बताया सनग्लासेस में होते हैं। दूसरा बच्चों जो 3D गॉगल्स होती है ना आपकी, थ्री डी गॉगल्स में भी आपके यूज होते हैं पोलराइजर्स। तो मतलब आपको पता है 3D मतलब कोई भी जो 3D गॉगल होता है वो कैसे, हाउ डज इट वर्क? मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D गॉगल्स, मतलब उनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? बच्चों हमारे को 3D विजुलाइज करवाने के लिए ना, मतलब जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर हमारे माइंड के अंदर दो अलग अलग इमेजेस क्रिएट हो, ठीक है, तो वन सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग अ 3D फिगर इज, जैसे एक जो सिंपल टाइप के गॉगल्स होते हैं जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं, जैसे जो आप मतलब मान लो यूट्यूब पे भी लिखोगे कि हाँ जी 3D गॉगल बनानी है, तो वो क्या होगा कि आप एक ऐसे गॉगल्स बना लो जिसमें आपकी दोनों आईज के आगे अलग अलग कलर के पेपर्स हैं। ठीक है, मान लो एक के आगे ब्लू है, एक के आगे रेड है, तो क्या होगा कि एक से सिर्फ ब्लू वाली रेज निकलेंगी, एक से सिर्फ रेड वाली रेज निकलेंगी, और वो आपके माइंड के अंदर दो अलग अलग इमेजेस बनाएंगी, एक ब्लू एक रेड, जो कि सुपर इम्पोज होके आपको एक 3D की विजुअलाइजेशन देता है। ठीक है, लाइकवाइज ऐसे ही पोलराइजर मतलब पोलराइज्ड गॉगल्स में भी किया जा सकता है कि मान लो
आपके एक ग्लास से एक डायरेक्शन में पोलराइज होकर लाइट आ रही है, एक ग्लास में दूसरे डायरेक्शन में पोलराइज होकर लाइट आ रही है, तो वो दोनों मिलके आपके आईज के ऊपर एक इमेज बनाएंगे। ठीक है, वो बेटर होते हैं बट वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम उतना कॉमनली उनको यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो बच्चों आपने ये होमवर्क में इसके एक्सरसाइज 01 का जो भी आई थिंक लास्ट पार्ट है वो कर लेना। ठीक है, तो सबको ये समझ आ गया बच्चों पार्ट रिजॉल्विंग पावर और पोलराइजर वाला? प्लीज आज ही एग्जांपल्स कर लेना। ठीक है, जागते ही क्वेश्चंस कर लोगे अभी, आपको एकदम बिल्कुल माइंड में बस जाएगा, पक्का क्वेश्चन हो जाएगा इसका। अच्छा बच्चों, मैं ना नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रखूंगा, जो जो डिलीटेड वाला पार्ट है। तो वो कर लेना तब तक, ठीक है, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो, नहीं नहीं सारा नहीं हुआ। नॉन मेड आपका तो हो गया सारा। मेड आपका मैं भूल रहा हूँ शायद। आई सी, मैं भूल गया मैंने मेड को क्या करा दिया क्या नहीं कराया। नहीं, मैं ना ट्रांजिस्टर की भी आपकी एक क्लास रखूंगा, जिसमें कि एटलीस्ट जो सिंपल पार्ट है वो तो कर लेंगे हम, जैसे जो सीधा सीधा कुछ फॉर्मूला बेस्ड है वो हम याद रख लेंगे ट्रांजिस्टर एज वेल एज कम्युनिकेशन में। ठीक है, वो तो उतना कर लेंगे। देखो बच्चों, सी, सम थिंग्स आर रैंडम, ये तो आप मान के चलो नॉन मेड स्टूडेंट्स, मतलब ये तो एम ही मत करो कि आप 100% कर लोगे, वो तो कुछ ना कुछ अजीब आ ही जाएगा। तो वो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि आप वो कवर कर लो। ठीक है, नहीं मेडिकल को तो करना ही नहीं, कम्युनिकेशन मेडिकल में तो क्लियरली नहीं है वो चैप्टर। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, देन बाय। मेड वालों को मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा अगर कुछ और हुआ। क्लास तो हमारी होएगी एनीवेज नेक्स्ट वीक, तो मैं उसमें कराऊंगा जो भी अगर कुछ बचा होगा।